Good morning, students. Next, to be continued in chemical kinetics. In last video, we have discussed till the comparison between zero order reaction and first order reactions. What are the major difference between zero order reaction and first order reaction? We have studied in last video. Today, here is some numerical problems which is based on the first order reaction. Question number first. Question is, for a chemical reaction A gives B. एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर A इज द रिएक्टेंट एंड B इज द प्रोडक्ट. रेट कांस्टेंट K, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई है 1.5 into 10 to the power minus 3 मोल minus 2 लीटर स्क्वायर और S minus 1. क्लियर? मोल minus 2 लीटर स्क्वायर S minus 1. एंड देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, लेट्स सी. तो यहां पर क्या दिया हुआ है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या निकालना है आपने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है. अब यहां कंफ्यूज क्या होंगे? यहां जो कंफ्यूजन बनेगा मैं पहले आपको उसको बता देता हूं. यहां कंफ्यूज होंगे के की वैल्यू को लेकर के कि के की वैल्यू यहां क्यों दी हुई है. हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें जो यूनिट गिवन है हमें उससे काम है. यहां पर जो यूनिट दी हुई है के की, उससे हमें मतलब है. व्हाट इज द यूनिट? दैट इज के इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है? मोल -2 लीटर स्क्वायर और S minus 1. दिस वन इज द गिवन यूनिट. ये हमको दिया हुआ है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज मोल अपॉन लीटर की पावर क्या हो जाएगी? -2, क्योंकि हम इसको लीटर को कहां ले गए? नीचे. और जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स. ये आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है. बेसिक है यहां पर. तो मोल की जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है? -2 आ रही है. और हमारे पास जो फॉर्मूला था, हम इसको यदि कंपेयर करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? यूनिट आएगी मोल अपॉन लीटर. मोल अपॉन लीटर दैट इज 1 minus n और सेकेंड टू द पावर -1. हम यहां कंपेयर कर लेते हैं. ऑन कंपेरिजन पावर को हम क्या करें? कंपेयर करें यदि, तो क्या आ रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज -2 इज इक्वल टू 1 minus n. तो क्या आ जाएगा आपका? n minus n, या इधर ले जाएंगे n को, n प्लस में चला गया तो ये आ जाएगा n और माइनस का, या -n इज इक्वल टू माइनस का 3. माइनस का माइनस कैंसिल, n बराबर आ गया 3. यानी इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. दिस वन इज द जो रिएक्शन है. हमें क्या करना है? केवल यूनिट से पता करना है कि जो गिवन यूनिट है, व्हाट इज द गिवन यूनिट एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3. क्लियर? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Let's see, second numerical is, for a chemical reaction X is equal to Y, it is found that rate of reaction increased by 2.25 times. जो rate of reaction है वो लगभग 2.25 टाइम्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. when concentration of X की जो concentration है वो इंक्रीज होती है by 1.5 टाइम्स. ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू X इज, तो उसका ऑर्डर X के रेस्पेक्ट में क्या है? तो इनिशियल जो रेट है दैट इज R1 और जो कंसेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू C1. तो फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए R1 इज इक्वल टू K और C1 टू द पावर N. यानी हमें क्या निकालना है? हमें
एन की वैल्यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है। अब वो क्या कहता है कि जब हम उसको क्या कर देते हैं 2.25 टाइम्स क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, तो टी टाइम के पश्चात कितना हो जाएगा, जो इंक्रीज होकर के आया रेशियो रेट 2.25 R1 दैट इज कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका 1.5, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2.25 R1 इज इक्वल टू K और विद इन ब्रैकेट 1.5 टू द पावर n। क्या करते हैं, डिवाइड 2/1, सेकेंड को 1 से यदि डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.25 R1 डिवाइडेड बाई R1 दैट इज इक्वल टू K 1.5 टू द पावर n डिवाइडेड बाई K और C1 टू द पावर n। चलिए जी, यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे इसको, क्या नजर आएगा, R1 से R1 कैंसिल, K से K कैंसिल और 1.5 C1 से और ये C1 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आपको नजर आया क्या कि 2.25 इज इक्वल टू 1.5 टू द पावर n। अब 2.25 आप जानते हैं क्या होता है, दैट इज 1.5, इसको भी किसमें पावर में चेंज करना है, तो 1.5 का स्क्वायर कहते कितना आ जाएगा 2.25 दैट इज 1.5 टू द पावर n। ठीक है जी, दोनों पावर को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2। तो ये क्या आ गया, यहां पर निकल करके आ गया कि जो इसका x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है दैट इज 2, मीन्स इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको क्या मिलेंगे, एग्जाम में करने के लिए मिलेंगे, जिनको हम यूनिट के आधार पर और फॉर्मूले के आधार पर, बस इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी फॉर्मूले आपके बार बार आए हैं आप उनको यदि बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आप वो अपनी मेमोरी में कैप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया है, मॉलिक्यूलरिटी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। सो लेट्स सी मॉलिक्यूलरिटी। देखिए, so students, let's see what is molecularity. The number of reacting species, whatever reacting species means, it may be atoms, it may be molecules or it may be ions participating in elementary chemical reaction, यानी जो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, which must कोलाइड साइमल्टेनियसली, और आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। मींस यहां एक नोट करने वाली चीज क्या है, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स कि व्हाट आर द रिएक्टिंग सब्सटेंस, इट मे बी एटम्स, इट मे बी मॉलिक्यूल्स और इट मे बी आयंस। इफ यानी यहां क्या होगा, कॉलिजन होगा, कॉलिजन थ्योरी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, रिएक्टेंट कोलाइड टू ईच अदर, रिएक्टेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, तब जाकर के हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या करती है, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं उसके आधार पर हम मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करते हैं। लेट्स सी, इफ वी हैव ए सिंगल रिएक्टिंग सब्सटेंस और ये क्रिया करके क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, तो इट मीन्स यू कैन से दैट दिस वन इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इफ फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहां देना चाहें, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, क्या करेगा, इसको हम क्या करें, चूंकि अब यहां पर क्या है, एक ही रिएक्टेंट है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ बाहर से इसको क्या लेना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। अगर हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसकी जो कांस्टेंट पार्टिकल है अमोनियम नाइट्रेट के, ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद, यानी चूंकि यहाँ क्या है, केवल एक ही रिएक्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या करें, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कह रहे हैं। और ये टूट जाएगा, आपका क्या प्रोडक्ट देगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी यहाँ पर, प्लस
और आपका आएगा साथ में वाटर. इट गिव्स नाइट्रोजन एंड वाटर. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. देयर आर 2HI, यानी यूनिमोलिकुलर हो गया. अब देखते हैं बाईमोलिकुलर. बाईमोलिकुलर में हम क्या लेंगे, हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए. इट मीन्स इफ वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स एंड देन हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है. तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बाईमोलिकुलर रिएक्शन. बाईमोलिकुलर रिएक्शन एग्जाम्पल है, देयर आर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. वी हैव 2 molecules of hydrogen iodide to form hydrogen and iodine. This one is the example of bimolecular reaction. यहां पर केवल क्या देखेंगे आपने, रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है और तुरंत आप क्या बता देंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी को आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं. देन अनदर वन, इफ वी हैव 3 molecules, if we have 3 reactant, we will obtain product, then we call it tri-molecular reaction. Tri-molecular reaction. Example, suppose that 3A plus 2B plus 5C, ये क्या है, all these are the reactant. It gives 6B plus 7C. So this is the क्या है जी, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन है, which is present in very rare case. ठीक है जी. कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. तो मॉलिक्यूलरिटी 3 और लेस देन 3 क्या होती है, ही पाई जाती है. और मॉलिक्यूलरिटी के केस में मॉलिक्यूलरिटी डू नॉट 0 एंड नेगेटिव एंड नॉट इन फ्रैक्शन, नहीं ये फ्रैक्शन के अंदर होगी. सो लेट्स सी द अनदर एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी के और दूसरे एग्जांपल से हम यहां डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन के अंदर नहीं होगी, ना ही नेगेटिव होगी, ना ही 0 होगी. So there is a chemical reaction. First one is when nitrogen reacts with oxygen. नाइट्रोजन नेचर के अंदर ऑक्सीजन से क्रिया करती है. जाहिर सी बात है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्रिया कर रही है तो इसकी ऑक्साइड क्यों बनाएगी, लेकिन कौन सा ऑक्साइड, देयर इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो अब यहां हमें चेक करना है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है. तो यहां पर नाइट्रोजन की 2 आइटम है और एक ऑक्सीजन का है, इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी हो गई दैट इज 3. यहां पर इस रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज 3. H प्लस हाफ O2, इट गिव्स क्या देगा, वाटर, H2O. तो हमने क्या बताया, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं होगी. इसको आपने क्या करना है, होल नंबर के अंदर चेंज करना है. तो होल नंबर में आप चेंज करोगे, यहां कितना आ जाएगा, H2 प्लस 2O2, यानी कि 2 और 1, यानी इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 3. एंड द नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज पोटेशियम क्लोरेट KClO3 reacts with ferrous sulfate 6FeSO4 और क्या बनाता है जी. और यहां पर हम क्या लेंगे, इसको रिएक्शन को करने के लिए यहां पर H2SO4 और ऐड करते हैं इसमें. ठीक है, H2SO4 ऐड करेंगे, बनेगा क्या, प्रोडक्ट में आएगा आपका KCl प्लस ये जो फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, और आपका आ जाएगा प्लस 3H2, यानी कि 3 मॉलिक्यूल हमें क्या प्राप्त होंगे, वाटर के. जब हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट की क्रिया किससे कराते हैं, आयरन सल्फेट से कराते हैं, फेरस सल्फेट से कराते हैं, तो इट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक सल्फेट. और दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ, यहां पर देखो एक चीज ध्यान रखो कि ऐसा कभी नहीं होगा कि 6 मॉलिक्यूल आयरन के एक इसका और एक इसका मिलकर के क्या बनाएंगे,
KCl A 3 फेरिक सल्फेट और वाटर, यानी यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, डिफाइन नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी वी कैन नॉट डिफाइन द मॉलिक्यूलरिटी। ओके, नाउ अनदर वन, फोर्थ इक्वेशन है फेरिक क्लोराइड टू FeCl3 प्लस, और यहां पर क्या ले रहे हैं हम, इसी क्रिया कराते हैं स्टेनिक क्लोराइड के साथ। सो इट गिव्स, इस स्टेनिक क्लोराइड को ये स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड के अंदर चेंज कर देगी, और यहां पर आ जाएगा आपका फेरस क्लोराइड प्लस SnCl4। इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहां जाएगा आपका 2। ठीक है जी, तो इसकी क्या है, 2 फेरस क्लोराइड के और एक स्टेनस क्लोराइड का। फेरस क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड यानी कि कुल मिला करके कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नाउ अनदर वन, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड to H2O2. This one is the fifth reaction. You can note down also in your fair notebook. यहां पर क्या दिखाया है, डिकम्पोजिशन है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और इट गिव्स 2H2O प्लस O2। तो यहां पर कितना है मॉलिक्यूल, केवल 2, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2। तो this one is the clear concept, crystal clear concept of molecularity. Now let's see what is the difference between molecularity and order of reaction. molecularity और order of reaction के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको और देखते हैं, फिर इसको हल्का सा एक टॉपिक रह जाएगा स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, उसको पढ़ने के बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। Now, differentiate between order of reaction and molecularity. First is order of reaction. Order of reaction, we can find order of reaction experimentally. It means we can say that experimentally rate law, यहां हम क्या करते हैं, रेट लॉ को कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। लेट्स सी AA प्लस BB इज इक्वल टू, इट गिव्स स्मॉल c एंड देन कैपिटल C। सो ये इक्वेशन है इसके लिए। यदि आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, दैट इज R इज इक्वल टू K means A to the power A into B to the power B। ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये होगा एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी के केस में, यानी यहां पर अगर हम ऑर्डर का पता लगा रहे हैं तो ऑर्डर क्या है, X प्लस Y। ऑर्डर का यदि हमें पता लगाना है तो वो कैसे पता लगेगा, दैट इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होगा। जबकि मॉलिक्यूलरिटी के केस में देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी के केस में ये क्या है, सिंगल स्टेप। और एलिमेंट्री आइडिया हमें यहाँ क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलरिटी का मिल जाता है कि इक्वेशन AA प्लस स्मॉल b कैपिटल B इट गिव्स C कैपिटल C। तो यहाँ जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे हुए हैं उनके द्वारा ही हम क्या पता लगा लेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मींस मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड्स अपॉन द जो स्टोकियोमेट्रिक वैल्यू होती है उससे ही हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। दिस वन इज द मींस, कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर कैलकुलेट करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी को हम नंबर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंस उसके अंदर क्रिया के अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके आधार पर हम उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
एंड ऑर्डर कैन ओनली फाउंड बाई एक्सपेरिमेंट, ओनली कैन फाउंड बाई एक्सपेरिमेंट, क्लियर। एंड मॉलिक्युलरिटी कैन फाउंड बाई थियोरेटिकल बेस, यानी हम थियोरेटिकली मॉलिक्युलरिटी को क्या कर सकते हैं, अभी पीछे देखा आपने, फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी को थियोरेटिकल बेस के ऊपर फाइंड आउट किया जा सकता है। एंड ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर जो होता है हमारा वो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है, ऑल्सो इन फ्रैक्शन। जबकि मॉलिक्युलरिटी के केस में मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो, मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और एक फ्रैक्शन। मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो हमारी ना जीरो हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है, और ना ही फ्रैक्शन के अंदर हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं हम एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों ही रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ मॉलिक्युलरिटी जनरली नॉट कैलकुलेटेड फॉर कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि आपने पीछे भी देखा जब हमने मॉलिक्युलरिटी को पढ़ाया, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस थी उसके केस में हम मॉलिक्युलरिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड मॉलिक्युलरिटी जनरली नॉट मोर देन 3, मॉलिक्युलरिटी जो होती है किसी भी रिएक्शन की 3 से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है जी। नाउ स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, क्या होती है स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन है, जैसे चलिए लेट्स सी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मीन्स कैसी है, आभासी, यानी आपको देखने में लगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जबकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इथाइल एसीटेट। दिस इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, CH3COC2H5 plus H2O. It gives एसिडिक एसिड एंड इथाइल एल्कोहल। ये क्या देता है हमें, एसिडिक एसिड देगा और इथाइल एल्कोहल। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो देखने में कैसी लगे, कैसी हो, हमें लगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जबकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यहां हमने क्या किया, जब इनिशियली टाइम क्या था हमारा 0 था, यानी अभिक्रिया इन दोनों के बीच शुरू नहीं हुई थी, तो इसकी जो इथाइल एसिड की कंसेंट्रेशन है वो है हमारे पास 0.01 m। यहां हमने वाटर क्या दिया अधिकता में, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या डालते हैं, वाटर की एक्सेस चाहिए और साथ में हमें क्या चाहिए, H2SO4। ठीक है जी, इस क्रिया को करने के लिए हमें साथ में क्या चाहिए, H2SO4। यहां हमने इसकी कंसेंट्रेशन ली 10 मोलर, तो जब अभिक्रिया नहीं होगी तो हमें एसिडिक एसिड भी कुछ नहीं मिलेगा और इथाइल अल्कोहल की भी मात्रा क्या होगी, 0 मिलेगी। देन जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, यानी आफ्टर टाइम t, तो ये जो कंसेंट्रेशन है ये क्या होगी, लगातार डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो वाटर है लगातार इसको डिसॉल्व करेगा और इस H2SO4 के द्वारा क्या होगा, लगातार क्या बनता जाएगा, एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तो सपोज दैट कि इसकी जो मात्रा थी वो ये कम हो गई, तो हमें 0.01 m जो कंसेंट्रेशन थी वो कम हो गई, तो हमें मिलेगा कितना, ये 0.01, और ये भी कितना मिलेगा, 0.01। वही यहाँ पर हमने लिया कितना, यूज कितना लिया, कितना और कंज्यूम कितना हो रहा है। ठीक है जी, मान लिया सारा का सारा अभिक्रिया के बाद ये सारा कंज्यूम हो जाता है, तो इनकी जो वैल्यू मिलेगी हमें वो यही मिलेगी।
क्लियर? तो अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें तो यहां पर आपको जो मॉलिक्यूलरिटी नजर आएगी दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी होगी इसकी 2। और यदि आप इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी इस कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी इथाइल एसीटेट की जो कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो रेट कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू के और विद इन ब्रैकेट इथाइल एसीटेट टू द पावर 1। यानी हमें क्या लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या है इस केस में? 2 है। अनदर एग्जांपल, ये था इथाइल एसीटेट का, ये है शुगर, ठीक है जी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। यहां पर हम क्या लेंगे? वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जैसे ही आप क्या करेंगे, वाटर को शुगर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमें ये जो शुगर है ये टूट करके क्या देती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज देती है। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। यहां ये आपका टॉपिक अभी रहने को देखो, एक्टिवेशन एनर्जी जो था लेकिन इस बार डिडक्ट कर दिया, आर्हेनियस इक्वेशन और रोल ऑफ कैटलिस्ट, ये सब क्या है? कॉलिजन थ्योरी। ये वाला पार्ट इस चैप्टर से आपके लिए डिडक्ट कर दिया है, केवल इस चैप्टर से इतना ही पूछा जाएगा। तो वेल गाइज, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। इसके बाद ये जो लास्ट वीडियो मिलेगा इसके साथ ही आपको इसके एनसीईआरटी के क्या मिलेंगे? सॉल्यूशन मिल जाएगा। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आप उन्हीं क्वेश्चंस को नोट करें जो आपके सिलेबस में है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को नोट ना करें। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। ओके, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।